सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद कमल पर। साथियों, आज जो मैंने हिंदी व्याकरण की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसका जो अगला टॉपिक है, ठीक है, अगला टॉपिक है हिंदी राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, अर्थात हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति जो आज का टॉपिक है, इसका हम आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या जो हिंदी की संवैधानिक स्थिति है वो कैसी है और किस किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति पहले देख लीजिएगा। हिंदी की संवैधानिक स्थिति अर्थात राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति। अब भाई सबसे पहले इसमें जानने से पूर्व, इसकी संवैधानिक स्थिति जानने से पूर्व ये जानना जरूरी है कि राजभाषा क्या है। ठीक है, राजभाषा वे भाषा होती है, राजभाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से हम राजकाज का जो राजकाज चलता है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वही हमारी राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा दो शब्द राज और भाषा, अर्थात जो राजकाज की भाषा है वही हमारी राजभाषा है, राजभाषा मानी जा सकती है। ठीक है, ये बड़ी विडंबना है कि हमारी जो भाषा है, हमारी देश की जो मुख्य भाषा है हिंदी, उसको भी अभी जो राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा न होकर के क्या है, अभी तक मात्र राजभाषा के ही रूप में उसको मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो राजभाषा क्या हो गई, राजकाज अर्थात सरकारी कामकाज, जो कामकाज की भाषा है, कामकाज को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हमारी राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो राजभाषा में जो राजभाषा को जो स्थान दिया गया है, जो भाषा संबंधी जो मान्यताएं दी गई हैं वो अलग अलग अनुच्छेदों में है। यही अनुच्छेद एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हिंदी में यही अनुच्छेद पूछे जाते हैं जिनका उल्लेख मैं आगे कर रहा हूँ, और जो भी आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी है वो मैं देने का प्रयास करूंगा। और जो अगर आपने इससे पूर्व की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं, और तभी आपको आगे इससे कंटिन्यू समझ में आएगा। ठीक है, मैं नियमित रूप से हर वीडियो अब डालने की कोशिश करूंगा, और आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें है अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद राजभाषा क्या है, पहले राजभाषा जान ली हमने। राजभाषा क्या है, जो राजकाज की जो भाषा होती है, राजकाज की जो भाषा है, या फिर इसको राजकाज की भाषा, या फिर जो हमारे संविधान, जो हमारे देश को चलाने के लिए, राजकाज को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, हमारी राजभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब अर्थात जो हमारे सरकारी कामकाज को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, हमारी राजभाषा कहलाती है। ठीक है, राजभाषा कहलाती है। अब राजभाषा के अंतर्गत जैसे हमारे देश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, हिंदी जो है राजकाज की भाषा है, इसीलिए इसको राजकाज की भाषा, यानी कि इसको क्या कहा जा सकता है, राजभाषा का दर्जा राजभाषा का दर्जा इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसको प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अब राजभाषा है, अब इसको राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपने देखा होगा, सदाबहार क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। कब मिली थी इसको, 14 सितंबर 1949 को इसको 14 सितंबर 1949 को इसको संवैधानिक मान्यता के रूप में, राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। कब, 14 सितंबर 1949 को इसको संवैधानिक राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा सकते हैं इसको। ठीक है, हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा संविधान से संबंधित जो मुख्य भाषा है, जो हमारी मुख्य भाषा हिंदी है वो राजभाषा के रूप में कब उसको मान्यता मिली। ठीक है, अब है अनुच्छेद 120। अब अनुच्छेद 120 के अंतर्गत क्या कहता है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अर्थात उस समय ये स्थिति हो रही थी कि संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाए, हिंदी का किया जाए या फिर अंग्रेजी का किया जाए। तो उसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है,
अनुच्छेद 120 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 210, जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 210 के अंतर्गत मिलता है। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल तथा उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 210 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक स्थिति। जो हमारा अनुच्छेद जो हमारा भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है उसमें प्रयुक्त अनुच्छेद, उसमें उपलब्ध जितने भी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसका उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे। अनुच्छेद, इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 300। अब जो भाग 17 है, ठीक है, भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है, भाग 17 का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 343 से लेकर के 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक का। इसके अंतर्गत, इसके बीच में जितनी भी जो उल्लेख किया गया है वो राजभाषा से संबंधित या हमारी भाषा या उसके प्रचार से संबंधित जो बातें कही गई हैं वो यहाँ तक हैं। ठीक है, अब इसमें पहला है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह कहा गया है कि संघ की भाषा, क्या कहा गया है 343 में? संघ की भाषा क्या है? संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी को स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में, जितना इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन था, उसी प्रकार ये भी एक सदाबहार क्वेश्चन है, हर जगह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 343 में? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन शब्दों या वर्णों को लिपिबद्ध किया जाता है उसी को उस भाषा की क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें? संघ की भाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? हमारी देवनागरी होगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 344 के अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके संबंध में, राजभाषा के संबंध में आयोग जो गठित किया गया था वो यही थे। ठीक है, क्या? राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन, राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन। ठीक है, राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन जो किया गया था वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। क्लियर हो गया होगा इतना। अब पहले ये जो निर्धारित था, जो आयोग का निर्धारण था वो 5 वर्ष के लिए किया गया था। फिर धीरे धीरे इसको इसी के उपरांत 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब वो अनलिमिटेड ऐसे ही 10 वर्ष करके बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब अगला है अनुच्छेद 345 के अंतर्गत। इसमें राजभाषा या राज्यभाषा से संबंधित जो प्रयोग होने वाली अब है अनुच्छेद 345। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? राज्य की राजभाषाएं तथा जो राज्य की स्थानीय भाषाएं तथा राजभाषाओं के संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 345 के अंतर्गत।
ठीक है। अब इसी में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 346 अनुच्छेद 346। इसमें क्या किया गया है, एक राज्य जब दूसरे राज्य के संपर्क में जब एक राज्य दूसरे राज्य से संपर्क करेगा तो उसमें किस भाषा का उल्लेख करेगा, अर्थात किस भाषा का प्रयोग करेगा, वो किस में है, अनुच्छेद 343 में 46 के अंतर्गत। अर्थात क्या कहा गया है, अनुच्छेद 346 में जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, राज्य दूसरे राज्यों के साथ, ठीक है, और दूसरा राज्य अन्य राज्यों की, दूसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, ठीक है, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, इसका क्या उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, जब वो आपस में संपर्क करेंगे तो उसमें प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख हमारा अनुच्छेद 346 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया होगा। अब अगला है अनुच्छेद 348 के अंतर्गत, ठीक है, 46 हो गया। अब है अगला 47, एक चीज़ और बचता है 47, अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। अनुच्छेद 347 के अंतर्गत क्या किया गया है कि इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है, यहाँ जनसंख्या की जो अनुभाग है उसका जो है विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, अर्थात किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, विशेष प्रकार के उपबंधों का उल्लेख किया गया है। विशेष प्रकार के उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये किसमें किया गया है, उपबंधों का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 347 के अंतर्गत। अब जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर सकते हैं इसको। इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 348 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 348 के अंतर्गत किया गया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयुक्त होने वाली कौन सी भाषा है, आपको नीचे कमेंट करना है किस भाषा का प्रयोग हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट आप ज़रूर करें तो ताकि हम आपको रिप्लाई कर सकें। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है, कई क्वेश्चन का भी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि फैक्ट्स हैं बहुत, तो मिस्टेक हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर उसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, अब इसमें अगला जो अगला है वो है जो अनुच्छेद 345 में क्या किया गया है, इसमें भाषा से संबंधित कुछ विविध अधिनियम जो पारित किए गए थे वो इसमें उल्लेखित है, किसमें, अनुच्छेद 349 में। वैसे ही अनुच्छेद 350 में क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसका उल्लेख किसमें है, भाषाई अल्पसंख्यकों का निवारण, जो अल्पसंख्यकों के जो समर्थन या फिर उसमें आने वाली कठिनाइयों के निवारण का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 350 में है। अर्थात इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यकों का उल्लेख किस में मिलता है, इसके अंतर्गत मिलता है, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। अब जो अगला है वो है 351 के अंतर्गत। 351 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भाषा के विकास हेतु जो हमारी संसद है या जो हमारे संवैधानिक स्थिति है, उसमें क्या किया गया है, भाषा के विकास में प्रचार के लिए इसमें उल्लेख किया गया है। अर्थात हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी के विकास हेतु निर्देश, हिंदी के विकास हेतु निर्देश इसमें दिए गए हैं। ठीक है, विकास हेतु निर्देश। ठीक, ये हमारा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो इतने हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 343 से लेकर के 51 तक का, तथा अनुच्छेद 120 जिसमें संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और अनुच्छेद 310 जिसके अंतर्गत की राज्य विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, उसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है जो 8वीं अनुसूची है हमारी, उसका उल्लेख। अब 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसमें वर्तमान में कितनी अनुच्छेद 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता मिली है? टोटल 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, अब 22 प्रादेशिक भाषाएं हमारी वर्तमान में हैं, लेकिन जब मूल संविधान बना था उस समय कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? टोटल 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। उस समय 14 भाषाएं मान्यता मिली थी। अब उसके बाद 14 भाषाओं में असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, ये सारी कुल मिलाकर के 14 भाषाएं हमारी टोटल उस समय मान्यता मिली थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमें ये नहीं देखना है कि उस समय कितनी भाषाओं को मिली थी, किन किन भाषाओं का संशोधित रूप कब कब और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उन भाषाओं को रखा गया था, उसका उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहला जो अनुच्छेद जो उल्लेख हुआ था, जो संशोधन हुआ था, वो हुआ था 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जब हम देखते हैं इसको, 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके अंतर्गत जब हम देखते हैं तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक भाषा क्या थी? सिंधी को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये अनुच्छेद जो संविधान का जो 21वां अनुच्छेद था वो कब जोड़ा गया था? 1967 में। कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था, और सिंधी भाषा को इसमें स्थान दिया गया था। अर्थात अब कितने हो गए हमारे टोटल? अब कितनी भाषाएं हो गई थी? 15 भाषाएं हो गई थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में, और अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई थी? 15 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, अब जो अगला संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी हो गई, मणिपुरी या मणिपुरी भी कहते हैं इसको, मणिपुरी भी कहते हैं। ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, नेपाली हो गई। अब देखो कब हुआ था ये संविधान संशोधन? कब हुआ था बताया मैंने? 1970। कब हुआ था? जो 71वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 1992। ठीक है, 1992 में हुआ था। और इसके अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 3 भाषाओं को मान्यता मिली थी। तो अब ये कितनी हो गई हमारी? टोटल 18 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, कब? 1992 में। अब जब अगला है जो हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में हो गया था, तो जो अगला है 1992 यानी कि 92वां संविधान संशोधन, इसके बाद जो अगला है वो है 92वां संविधान संशोधन। उसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी जो भाषाएं सम्मिलित की गई थी भारतीय संविधान में, वो हैं आपकी बोडो, डोगरी। ठीक है, बोडो, डोगरी, बोडो हो गई, डोगरी हो गई, मैथिली हो गई। ठीक है, मैथिली हो गई और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अब देखो अब ये कब हुआ था ये संविधान संशोधन? 2003 में लगभग में। ठीक है, 2003 में ये संविधान संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत 4 भाषाओं को मान्यता मिली थी। अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई? टोटल 18 में 4 और जोड़ देंगे तो टोटल 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मान्यता मिली थी वर्तमान में, वो 22 भाषाओं को मान्यता मिली है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। यानी कि पहला संविधान संशोधन भाषा से संबंधित कब किया गया था? 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 के अंतर्गत, जिसमें एक भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी को। ठीक है, ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है कि 21वें संविधान में किस भाषा को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है, इन भाषाओं को जोड़ा गया था। अब अगला है 92वां संविधान संशोधन। देखिए ऐड कर ले, इसको याद करने की ट्रिक है, 21 में हम 71 ऐड कर देंगे तो 92 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंधी 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला है बोडमास, ठीक है, BODMAS करके है। अब B फॉर बोडो हो गया, D फॉर डोगरी हो गया, M फॉर मैथिली हो गया और S फॉर संथाली हो गया। ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है याद करने की जो ट्रिक है वो है MK नेपाली। ठीक है, MK नेपाली करके एक इसकी ट्रिक बन जाएगी, यानी कि M फॉर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, ऐसे करके हम इसको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 22 भाषाओं, जो हमारी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनको कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में 14 थी, और जो शेष जो 8 भाषाएं हैं वो बाद में संविधान संशोधन करके उनको मान्यता दी गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। राजभाषा से संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है, वो बताना है और उनका स्थापना वर्ष भी बताना है। हाँ, अब अगला है इसी में राजभाषा से संबंधित विभिन्न संस्थाएं। ठीक है, अब राजभाषा से संबंधित राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए और उससे संबंधित या फिर बुक्स, जो किताबें हैं, जो साहित्य है उससे संबंधित, उनके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए अनेक संस्थाओं का विकास किया गया था। ठीक है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो है केंद्रीय हिंदी समिति। अब केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब की गई थी? 1967 समथिंग में। ठीक है, 1967 में इसको स्थापित किया गया था। अब ये स्थापना क्यों की गई थी इसका जो मुख्य कारण था वो था भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, क्यों? भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वही इसका क्या बनेगा? वही इसका अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक, ये ऐसे करके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब अगला है इसी में साहित्य अकादमी। आपने देखा होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है, और साहित्य अकादमी द्वारा ही बुक्स का जो प्रकाशन होता है वो भी इस अकादमी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, जो साहित्य अकादमी, एक चीज़ और, जो केंद्रीय हिंदी समिति है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये? नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में स्थित है। अब जो अगला है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी कहाँ है? साहित्य अकादमी भी कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। ये भी नई दिल्ली में है।
ठीक, नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी भी नई दिल्ली में है, और साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है, और इसका जो स्थापना हुई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1954 में 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए ये सबसे शीर्षस्थ संस्थान है, अर्थात साहित्य को बढ़ावा देने में जो अपना योगदान निभा रही है उनमें सर्वोच्च संस्थान है। ठीक है, उनमें क्या है, ये सर्वोच्च संस्थान है। ठीक, अगला है नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि एनबीटी भी कहते हैं इसको। अब नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना है, इसको जो हमारी बुक प्रकाशित हो रही है, चाहे वो साहित्य की कोटि की हो या शिक्षा की कोटि की हो, शिक्षा से संबंधित कोई भी हो, या फिर साहित्य से संबंधित हो, ठीक है, या फिर विज्ञान से संबंधित हो, ठीक, उनमें उनको एक आसानी से जनता तक पहुंचाने के लिए कम दाम पर बुक उपलब्ध कराने का कार्य कौन करेगा, एनबीटी करेगी। ठीक है, एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, 1957 में ही हुई, इसकी स्थापना हो गई थी, 1957 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब अगला है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भी कहाँ स्थित है, ये भी नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में ही यह स्थित है। कहाँ है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हो गई थी इसकी, 1960 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना हो गई थी। अब जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का उद्देश्य है वो क्या है, जितने भी शब्दकोश हैं, शब्दकोश या फिर विश्वकोशों को इसका अपना विवरण प्रस्तुत कौन करता है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है। अगला है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जितने भी वैज्ञानिक तकनीकी शब्द हैं, अर्थात जितने भी हमारे जो टेक्निकल वर्ड हैं या फिर तकनीकी जो शब्द हैं, उनका प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अर्थात उनका प्रचार प्रसार, शब्दावलियों का जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उनका प्रकाशन इस आयोग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण राजभाषा से संबंधित संस्थाएं। ठीक है, और कोई अगर आपके जहन में अगर कोई अन्य संस्थाएं हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपना और हमें उसका ज्ञानवर्धन करा सकते हैं, तथा अन्य साथियों से भी उसको फ़ायदा मिल जाएगा, और ये आपके लिए भी बेनिफिट है और आपके साथियों के लिए भी बेनिफिट है। तो साथियों, ये थे हमारी राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रमुख तथ्य। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारी सीरीज है वो है हिंदी व्याकरण को संपूर्ण रूप से एक एक टॉपिक वाइज करके समझना। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, और इससे जो अगला वीडियो होगा वो जल्दी ही आपको प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेगा, और पुराने वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको वॉच कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको बेल आइकन के माध्यम से आपको आने वाले समय में उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।